इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में अब जंग जैसे हालात हो गए। इनफैक्ट जंग शुरू ही हो गई है। क्या है पूरा मामला, पास्ट हिस्ट्री क्या है, करंट विवाद क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है करंटली यरूशलेम में, क्यों हो रहा है 100 साल से ये संघर्ष। इस पूरे मसले को अगर अच्छे से और शॉर्ट में समझना है तो कुछ पास्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। आखिर ये संघर्ष कितना पुराना है। ये प्रॉब्लम कम से कम 100 साल पहले से ही चला आ रहा है। फिलहाल जहाँ इज़राइल है वहाँ कभी तुर्की का शासन हुआ करता था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, विश्व युद्ध शुरू हुआ। तुर्की ने इस लड़ाई में ब्रिटेन के अपोजिट वाले देशों का साथ दे दिया, लिहाजा तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो विश्व युद्ध जीत गया और 400 साल पुराना ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। इस समय तक जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। ये एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसका पर्पस था कि एक अलग और इंडिपेंडेंट ज्यूज राज्य यानी यहूदी राज्य की स्थापना हो। 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये घोषणा भी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन फिलिस्तीनियों को एक यहूदी मातृभूमि बना के देने के लिए प्रतिबद्ध है और ज्यूज़ को सपोर्ट किया कि वो वहाँ आकर रहें। और इसी के चलते दुनिया भर के यहूदी वहाँ पर आके रहना शुरू हो गए। इसका नाम पहले ना फिलिस्तीन था और ना ही इज़राइल। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ था और वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। और इधर यहूदी लोग जो थे वो फ़िलिस्तीन में कंटिन्यू उनका आना चालू था। ब्रिटेन के ऊपर भी यहूदियों के पुनर्वास के लिए दूसरे देशों का बहुत प्रेशर था। ब्रिटेन इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था और फाइनली उन्होंने अपने आप को इस मैटर से निकालने का सोचा और ये पूरा मैटर यूनाइटेड नेशन के पास भेज दिया। यूनाइटेड नेशन भी 1945 में ही बना था। 29 दिसंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने इस जगह को दो हिस्से में बांट दिया। एक अरब राज्य फिलिस्तीन 48% और दूसरा इजराइल बना 44%। और जो बचा 8% यरूशलेम, उसको यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के हवाले कर दिया, यानी खुद के पास रख दिया। इजराइल इस फैसले से ओके था, उसे मंजूर था। अरब देशों ने यूएन के इस फैसले का विरोध किया, उन्हें यह मान्य नहीं था। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से उन्हें बहुत कम ज़मीन मिली है, क्योंकि पहले मेजर ज़मीन अरब लोगों के पास थी। यह विवाद चल ही रहा था कि साल भर से ही इसी के अगले साल यानी 1948 में इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और अमेरिका ने फ़ौरन इसे एक देश के रूप में एक मान्यता दे दी। 1948 में इजराइल को आज़ादी के बाद से ही अरब देश और इजराइल कई बार आमने सामने आ चुके थे, लड़ाई उनकी होने लगी। इसके बाद अरब देशों और इजराइल के बीच में कई युद्ध हुए, कई लड़ाइयाँ हुई। इजराइल ने हर युद्ध में अरब देशों को मात दी और उन्हें हरा दिया। और उनका मैप भी आप देखेंगे तो बढ़ता ही गया, मैप कैसे चेंज होता गया। ये है वो मैप। जब अरब लोगों का यहाँ राज्य था तो इस तरह से ये दिखता था, इतने फिलिस्तीनी यहाँ पर थे। यहाँ यहूदी यानी ज्यूज़ और इस्लाम फॉलोअर्स यानी मुस्लिमों के बीच में विवाद है। 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक फिलिस्तीनी यानी अरब लोग के अलावा यहाँ पर कोई और ज़मीन नहीं खरीद सकता था। यहूदी तब भी यहाँ पर रहते थे लेकिन कम संख्या में थे। एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी में जोनिस्ट मूवमेंट चला। ज्यूज़ के एक अलग स्टेट की बात होने लगी और ज्यूज़ मुंह मांगी कीमत पर ज़मीन खरीदने लगे इन अरब लोगों से। इन अरब लोगों के अलावा नॉन फिलिस्तीनी ने भी यहाँ यहूदियों को बहुत ज़मीन बेची। आप आंकड़ा देख सकते हैं, बहुत बड़ी कीमत पर उन्होंने ये ज़मीन खरीदना शुरू कर दी, जिनके डॉक्यूमेंट्स तक रजिस्टर हुए। यहीं पे शेख जर्रा नाम की जगह का मसला कोर्ट में चल रहा था काफ़ी सालों से, जिसका फैसला सेंट्रल कोर्ट ने सुनाया और कहा कि ये ज़मीन जिस पे कुछ फिलिस्तीनी परिवार रह रहा है वो यहूदियों की है और वहाँ से फिलिस्तीनी फैमिलियों को हटा दिया जाए और ज्यूज समुदाय को वहाँ पर लाकर बसाया जाए। ये बात फिलिस्तीनी समुदाय को मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, ये जगह हमारी है और तुम हमें हमारे घर से कैसे हटा सकते हो, जो कि वो ज़मीन पहले ही अच्छी कीमत पर बेची जा चुकी थी। पुलिस इन्हें वहाँ से हटाने जाती है और विवाद जो है वो प्रदर्शन में बदल जाता है और फिर उनकी भिड़ंत हो जाती है। 1967 के युद्ध में तो इजराइल ने 6 देशों को 6 दिन में हरा दिया था और युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। इसी के बाद से इजराइल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल की इस बात को
नहीं मानता, नकारता है। जबकि फ़िलिस्तीनी लोगों का कहना है कि जिस दिन फ़िलिस्तीन स्वतंत्र होगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, तो इसे वो अपनी राजधानी बनाएंगे। करंट विवाद बताऊं उसके पहले एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है। यरूशलेम विवाद की एक बहुत बड़ी जगह है। यरूशलेम मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों के मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं पर आए थे। इस मस्जिद के पास डोम ऑफ रॉक भी है। मुस्लिमों के अनुसार यहीं पे पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरे सबसे बड़े आस्था के केंद्र के रूप में मानते हैं। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया था और यही वो स्थान भी है जहाँ ईसा फिर से जीवित हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था जो 2 बार तोड़ दिया गया था और ये जो दीवार है, ये दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज भी है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इशाक की कुर्बानी भी दी थी। इशाक और रेबेका के बेटे थे जैकब, जिनका बाद में नाम पड़ा इज़राइल, जिनके नाम से ये देश इज़राइल बना है। यहूदियों का यह भी मानना है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण भी हुआ था। यरूशलेम तीनों धर्मों के पवित्र स्थलों के साथ साथ विवाद की जगह भी है। पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर होने के नाते ब्रिटेन ने इसे अपने कब्जे में अपने पास रखा हुआ था। पास्ट से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इतने सालों से इनके बीच में मसला क्या चल रहा है। अब आते हैं फिर से करंट विवाद पर। विवाद की हालिया वजह इजराइल द्वारा शेख जर्रा से फिलिस्तीनी फैमिलियों को हटाकर यहूदियों को बसाना है। शेख जर्रा ईस्टर्न यरूशलेम में है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सेंट्रल कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ से इजरायली फिलिस्तीनी फैमिलियों को हटाकर यहूदी लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं। फिलिस्तीनी लोग इस बात का पूर्ण विरोध कर रहे हैं। जब रमज़ान का आखिरी शुक्रवार था और उस वजह से यरूशलेम के मस्जिद अल अक्सा में काफ़ी बड़े तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्रा को खाली कराए जाने का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच में बुरी तरह से झड़प शुरू हो गई और अब वो सड़कों पर चलती ही जा रही है। यरूशलेम में मुस्लिमों के पवित्र महीने रमज़ान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच में झड़प की खबरें कंटिन्यू आ रही हैं। आम दिनों के मुकाबले रमज़ान में मस्जिद अल अक्सा में आने वाले मुस्लिमों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। बाहर से भी आते हैं। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम शहर के दमास्का गेट पर बैरिकेडिंग कर दी थी, किसी को आने नहीं दे रहे थे। मुस्लिमों का कहना था कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर यह रोक लगाने की कोशिश है और बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहाँ की बैरिकेडिंग हटा दी थी। लेकिन माहौल बिगड़ने में ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी बताया जाता है। दरअसल यरूशलेम डे 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इजराइल ने इस युद्ध में 6 देशों को 6 दिन में ही हरा दिया था और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा भी कर लिया था। इस साल 10 मई को ये यरूशलेम डे मनाया गया था। इस दिन इजरायली लोग यरूशलेम में मार्च करते हुए वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदी का एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। इस मार्च के दौरान भी हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी क्योंकि दोनों समुदाय आमने सामने थे। 10 मई को ही शेख जर्रा से कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को निकाले जाने का मामला इजरायली सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी होनी थी, लेकिन इस बढ़ते विवाद को देखते हुए गवर्नमेंट के कहने पर कोर्ट ने इस फैसले को टाल दिया था। गाज़ा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच की एक जगह है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है और इजराइल इसे आतंकवादी संगठन मानता है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाज़ा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था, पहले उसका कब्जा था। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। मंडे और ट्यूसडे को यानी 10 और 11 मई को हमास जो फिलिस्तीनी सपोर्टर है, हमास की तरफ से इजराइल की कई सिटीज़ पे, लाइक उनका तेल अवीव जो सिटी है,
एस्कलोन और होलोन शहर, इन सबको उन्होंने निशाना बनाया, हमास की तरफ से निशाना बनाया गया। हमास ने अपने कब्जे वाले इलाके गाज़ा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर 150 से भी ज़्यादा रॉकेट एक ही दिन में दाग दिए थे। आयरन डोम की वजह से इजराइल ने हमास के 90% से ज़्यादा रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए। हमास अब तक इजराइल पे हज़ारों से ज़्यादा रॉकेट से हमला कर चुका है लास्ट एक हफ्ते में। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने भी हमास के ऊपर हमला कर दिया। गाज़ा पट्टी पर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया और यहाँ के बहुत सारे स्काईस्क्रेपर्स, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया और उन्हें गायब भी कर दिया। इस हमले में पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तहस नहस हो गई है। इजराइल का कहना है कि इस बिल्डिंग में हमास के पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। इसके अलावा हमास के और भी कई अलग अलग ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। दोनों ही तरफ से हमले चालू हैं और इसमें एक खास बात यह कि दोनों में सिविलियंस बहुत मारे जा रहे हैं। संडे से अब तक इस संघर्ष में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले से इजराइल में कई लोगों की मृत्यु हुई। मरने वाले में एक भारतीय महिला, एक नर्स भी शामिल है। इजराइल ने जब गाज़ा पट्टी पे हमला किया तो वहाँ 100 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और बहुत से लोग घायल भी हो चुके हैं। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच में आए दिन उनके बीच में झड़प होती रहती है। यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में अक्सर ये झड़प होती है। मैप से समझिए पहले फिलिस्तीन जो अरब एरिया था वो कैसे दिखता था। इजराइल से हर बार लड़ता और सिमटता गया, छोटा होता गया। अब वो 12 से 15% ही बचा हुआ है। अब फिलिस्तीन डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल 1967 के पहले की जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनी थी उस पर वो वापस चले जाएं। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो और साथ ही इजराइल इस यरूशलेम से भी अपना दावा छोड़ देवे ताकि एक जब फिलिस्तीनी स्वतंत्र आज़ाद राज्य बनेगा तब वो उसे अपनी राजधानी बना सके। इजराइल का कहना है कि पहले हमने ये बात मान ली थी जब हमको 44% मिला था। अब इतने युद्ध हुए, तुमने हम पर इतने हमले किए, हमने इतना कुछ खोया, तो अब हम ये बात क्यों माने। फिलिस्तीन की मांगों को इजराइल सिरे से नकारता आ रहा है। इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने के लिए राज़ी नहीं और कभी राज़ी होगा भी नहीं। उसका कहना है कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और ये इजराइल का एक अभिन्न अंग है। ईस्ट यरूशलेम के अलावा वेस्ट बैंक के लिए भी बहुत विवाद चल रहा है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद इसे अपने कब्जे में कर लिया था। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं। गोल्डन हाइट्स राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये इलाका सीरिया का एक पठार है। 1967 के बाद से ही इस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया था। इस इलाके में कब्जे की वजह से बहुत सारे विवाद होते हैं। कई सारे शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई भी रिजल्ट, कोई भी सफलता नहीं मिली है। विवाद इनके कई हैं लेकिन ये समझने वाली बात है कि पिछले 70 सालों में इजराइल ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है। बहुत सारे क्षेत्रों में आगे निकल गया, एजुकेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्म्स एंड एमिनेशंस में, मेडिकल फील्ड में। वहाँ का रूल है कि हर किसी को एडल्ट होने के बाद डिफेंस में सर्व करना पड़ेगा। मेल के लिए 3 साल और फीमेल के लिए 2 साल, चाहे वो प्रेसिडेंट का ही बच्चा क्यों ना हो। वैसे इंडिया में भी ये नियम है लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से वॉलेंटियरली इतने सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं डिफेंस को कि सब पर ये सब रूल लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इजराइल ने नियम बनाया है कि वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी यहूदी पैदा हो उसे इजराइल की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। संसार को रिलेटिव थियोरी देने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी ही थे। फेसबुक के आविष्कारक मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी ही हैं। अब इस विवाद के बीच में दुनिया भर के लोग किसी ना किसी का समर्थन में उतर गए हैं, किसी ना किसी का समर्थन कर रहे हैं। कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन के लिए दुआई मांग रहा है। सबको समझना होगा ये सब करने वाले जो लोग हैं, जैसे यूएस हुआ, वो सब कंट्री बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये कंट्रीज़ दोनों को अपने हथियार बेचते हैं, इनको उकसाते हैं। सोचिए ये हमास जो रॉकेट जो इजराइल पर छोड़ रहा है, ये सब रॉकेट्स उन्हें मिला कहाँ से? ओबामा के राज में ही ये सब हथियार सप्लाई होते थे। और इजराइल सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है यूएसए का। यूएसए ने सेम यही भारत और पाकिस्तान के साथ भी किया था, दोनों को लड़ाया और दोनों को हथियार बेचे। यूएसए ने पूरे विश्व में ऐसे कई देशों के साथ उसने यही किया हुआ है। भारत में भी बहुत लोग इस चक्कर में अपने रिलेशंस को बिगाड़ रहे हैं। भाई ये तो अपना निपट लेंगे, हम यहाँ साथ रहकर क्यों अपने रिलेशन को खट्टे कर रहे हैं?
हमारे देश के सामने तो वैसे ही बहुत बड़ी विपदा आई पड़ी है, हम सबको साथ मिलकर पहले उससे निपटना है। यूएस फिलिस्तीन को स्टेट के रूप में नहीं मानता है, लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिलिस्तीनी पीपल ज़रूर मानता है। गूगल और एप्पल मैप में फिलिस्तीन को कहीं शो नहीं करते हैं, क्योंकि इजराइल नज़र रखे हुए है और वो उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। अब तो इजराइल ने ग्राउंड से भी कार्रवाई शुरू कर दी है गाज़ा पट्टी के ऊपर, जहाँ तक जाएंगे कब्जा करेंगे, और युद्ध विराम लग गया तो वहाँ पर रुक जाएंगे, वहाँ तक कब्जा अपना होगा। उम्मीद है आप में से जिनको भी ये सारी डिटेल्स नहीं पता होगी उन्हें क्लियर पिक्चर ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।